हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक्सरसाइज 3.2 से संबंधित कुछ जरूरी बातों को देख रहे हैं कि अगर दो चर वाले दो रैखिक समीकरण होंगे तो उसको हम लोग कैसे a1, a2, b1, b2, c1, c2 सारे चीज को देखेंगे। अगर जैसे कि हमने बताया था पिछले क्लास में भी कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसका व्यापक रूप मेरा होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये उसका मेरा व्यापक रूप था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैसे ये हम देख रहे हैं, अब a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। आप देख रहे हैं कि अगर x का गुणांक जो होता है वो a होता है, y का जो गुणांक है वो b होता है और जो अचर पद होता है वो c होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि पहले हम गुणांक देख लेते हैं। गुणांक कहने का मकसद हो गया मेरा कि गुना प्लस अंक, यानी ये किस अंक से गुना किया गया है। जैसे कि x का जो गुणांक होगा, x का गुणांक जो होगा वो मेरा a होता है, फिर y का गुणांक ये मेरा b होता है और अचर पद जो होता है ये होता है मेरा c होता है। अब यहां पे देखना है, यानी x का जो गुणांक होगा ये a होगा, y का जो गुणांक होगा वो b होगा और अचर पद जो होगा ये c होगा। अब इसमें ये कंफ्यूजन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि 3x प्लस 4y इज इक्वल 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखते हैं कि a का मान कितना है, तो हम देख रहे हैं कि x का गुणांक कौन है 3, तो ये 3 हो गया, y का गुणांक 4 तो ये b हो जाएगा, अचर पद माइनस 5 तो ये c हो जाएगा। यानी इसमें देखें तो a का वैल्यू मेरे पास 3 है, b का वैल्यू मेरे पास 4 है और c का वैल्यू मेरे पास माइनस 5 है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2y प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में फिर हमको a का मान चाहिए, तो a का मान के लिए हमको a का मान इसमें कितना है, a का मान जनरली स्टूडेंट क्या कर लेते हैं प्रॉब्लम, यहीं से a का मान ले लेते हैं। लेकिन a हमको होता था x का गुणांक, और x का गुणांक x मेरे पास है कौन, x यहां है और x का गुणांक यहां है यानी 5, यानी ये हुआ मेरा ये हुआ मेरा 5। a का मान मेरे पास हो गया 5, b का वैल्यू b होता था मेरा y का गुणांक, तो y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है 2, तो यहां हो गया 2। c होता था मेरा अचर पद, तो अचर पद मेरे पास कितना है माइनस 8। यही a b और c का मान हो गया। अब हम रही बात कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें मिल जाता है तब वहां पे हम a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 वो कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले a1, a2, b1, b2, c1, c2 को पहले देख लेते हैं। अब हम a, b और c के बारे में देख लेते हैं। x का गुणांक होता था a दो टुकड़ा में बढ़ जाता है, एक a1 में और दूसरा a2 में। a1 अगर है तो वो पहले समीकरण है का a है, और अगर a2 है तो वो दूसरे समीकरण की x का गुणांक है। अगर y का देखें तो y का गुणांक मेरा होता था b, और फिर उसी तरह b दो टुकड़ा में बट गया, एक b1 और एक b2। अगर पहले समीकरण के y का गुणांक है तो ये b1 हो गया, अगर ये दूसरे समीकरण के y का गुणांक है तो ये b2 हो जाएगा। देखिए ये 1 और 2 सब में 1 और 2 दिखा रहा है पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, यानी अचर पद c होता है और c फिर दो टुकड़ा में बट गया, एक c1 और एक c2। अब ये c1 दिखा रहा है कि पहले समीकरण का अचर पद है और ये c2 दिखा रहा है कि ये दूसरे समीकरण का अचर पद है। यानी a टूट गया दो टर्म में, a1 और a2 में, जो पहले समीकरण के x का गुणांक a1 हो गया और दूसरे समीकरण के x का गुणांक a2 हो गया। फिर y का गुणांक हो जाता है मेरा b, और b फिर दो टुकड़ा में बट गया, एक b1 में और दूसरा
B2 में B1 पहले समीकरण के y का गुणांक हो गया और B2 दूसरे समीकरण के y का गुणांक हो गया। फिर अचर पद यानी C भी दो टुकड़ा में बट गया, एक C1 में और दूसरा C2 में, और C1 यानी पहले समीकरण का अचर पद और C2 मतलब दूसरे समीकरण अचर पद। और फिर इसको हम लोग इससे दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल हो सकता है, शर्त क्या है इसका, जिसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसके लिए एक टेबल ध्यान से देखें। हाँ एडवांस, तो हमने एक टेबल बना लिया है। ये टेबल है, इसमें शर्त दिया गया है कि अगर A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 होता है तो इसे अविरोधी युग्म कहा जाता है, इसे संगत युग्म भी कहा जाता है। और इसका अगर सॉल्व किया जाए इसको तो इसका एक एक हल होगा, यानी x है तो x का भी एक हल होगा और y का भी एक हल होगा। अगर उसका ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ बनाया जाए तो उसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी, जस्ट लाइक इस तरह का। फिर अगर उसमें दोनों ग्राफ का कटान बिंदु देखिए, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, दोनों का कटान बिंदु यहाँ है तो कटान बिंदुओं की संख्या इसका एक हो जाएगा। फिर अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 होता है लेकिन C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं होता है, तब इसको हम लोग विरोधी युग्म बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम हो जाएगा असंगत युग्म। और इसका अगर ग्राफ को सॉल्व किया जाए तो इसका एक भी हल नहीं होगा। फिर अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ बनेगा समांतर, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, दोनों लाइन समांतर में रहेगा, ये एक दूसरे को कटेगा ही नहीं। और इस जब कटेगा ही नहीं तो इसके कटान बिंदु की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 हो जाता है तब उसको हम लोग आश्रित युग्म भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम फिर हो जाएगा संगत युग्म। और संगत युग्म होगा तो इसका आलेख, ये हलों की संख्या जो होगी अनगिनत बहुत सारा होगा। और इसका जैसे ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ संपाती यानी एक लाइन होगा और उसी लाइन पर दूसरा लाइन भी चल जाएगा, और उसमें कटान बिंदु की संख्या कितनी हो जाएगी, अनगिनत। यानी ये कहने का मकसद हुआ कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये सारा कंडीशन है कि सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके शर्त को चेक कर ले कि वो A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 किसके बराबर है। यानी A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू, अगर B1 बट्टा B2 है तो उसका एक हल होगा। इससे होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व होगा। जैसे कि कोई इक्वेशन दे दिया रहेगा और उससे पूछा जाए कि कितने हल हो सकते हैं, तो कितने हल हो सकते हैं हम लोग शर्त पर चेक कर लेंगे और यहाँ आंसर निकाल देंगे, एक हल होगा। उसका ग्राफ कैसा होगा तो बिना ग्राफ प्लॉट किए हम लोग जान जाएंगे प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाती होगा, आसानी से हमें पता चल जाएगा। फिर उसमें कटान बिंदु की संख्या होगी, कितनी होगी तो इससे भी पता चल जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जाता है कि अगर उसकी कटान बिंदु की संख्या 0 है तो उसको कौन सा युग्म कहा जाता है। आप देख सकते हैं अगर कटान बिंदु की संख्या 0 है तो उसको कौन सा युग्म कहेंगे, विरोधी युग्म कहेंगे, या नहीं तो असंगत युग्म कहेंगे। अगर उसमें कहा गया कि अगर उसका आलेख संपाती है तो उसको कौन सा युग्म बोलेंगे। अगर आलेख संपाती हो गया तो उसको हम लोग आश्रित भी कह सकते हैं, संगत युग्म भी कह सकते हैं। अब कहा जा सकता है कि संगत युग्म है तो कौन कौन सा युग्म हो सकता है। अगर संगत युग्म है तो 2 युग्म हो सकता है, एक युग्म मेरे पास आश्रित भी हो सकता है, दूसरा अविरोधी भी हो सकता है। ठीक है,